हेलो एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ्स का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, और 15-20 मिनट का है, बस छोटा सा टॉपिक है, एक बार पढ़ के ख़त्म करना। ये हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, एक बार पढ़ के बस ख़त्म करो उनको, है ना। एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो अगर आ ही गया तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए 15-20 मिनट के हैं ये सारे टॉपिक, एक एक बार पढ़ के उनको और ख़त्म करो, और कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे ये आगे आपका बेस इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, और मैं इमरान आप सबका स्वागत करता हूँ उस्मानी क्लासेस पर। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, और वो है गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड के बारे में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, एलसीएम एचसीएफ में, वहाँ पे भी हमें गुणनखंड चाहिए होंगे, है ना। वहाँ पे भी हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे देखो, जैसे कि अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर तो हमें चाहिए ही वहां भी, तो हम यही पढ़ रहे हैं फैक्टर। गुणनखंड मतलब फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं। ठीक है, तो एक एक बार हम सारी चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो मैं हटा देता हूँ इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम बात कर रहे हैं गुणनखंड के बारे में। जैसे कोई भी संख्या अगर मैं ले लेता हूँ, 15, मैंने कोई संख्या ले ली 15, तो 15 के गुणनखंड की अगर मैं बात करूँ तो 15 के गुणनखंड का मतलब हो गया वो संख्याएं जो 15 को डिवाइड कर दें, काट दें। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब विभाजित कर दें, तो वो कहलाते हैं इसके फैक्टर। तो 15 को काटने वाली जो संख्याएं हैं वो है 3 और 5। 3 और 5, 3 भी काट देती है 15 को और 5 भी काट देते हैं, लेकिन हम एक को भूल रहे हैं, और वो क्या है, वो है एक। एक संख्या ऐसी है जिसको हम भूल रहे हैं, और वो है एक। तो एक भी इसका फैक्टर होता है, एक तो हर किसी का फैक्टर है, बस इतना समझ के चलना है। ठीक है, तो 15 के फैक्टर कितने होगा, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, और एक 15 खुद भी अपने आप भी, तो 15 के कुल मिला के 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो 15 के कुल फैक्टर कितने हो गए, और इसका आंसर आ गया 4। उम्मीद करता हूं इतनी बात जरूर समझ आ गई होगी। ठीक है, 15 के फैक्टर हो गए 1, 3, 5, और 15 अपने आप भी खुद भी इसका एक फैक्टर है, अपना एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि और हम बात कर लेते हैं 8 के बारे में। तो 8 को 1 भी डिवाइड करेगा, 8 को 2 भी भाग कर देगा, 4 भी, और 8 अपने आप भी खुद भी। तो 8 के कितने फैक्टर हो गए, 8 के भी 4 फैक्टर हो गए, 1, 2, 4 और 8। 8 फैक्टर हो गए, ये फैक्टर होते हैं। अभी समझ आ गई होगी, ये गुणनखंड होते हैं। ठीक है, चलो ये तो छोटी संख्याएं थी, हमने फैक्टर करके देख लिया। मान लो बड़ी संख्या आ गई, मान लो 500 आ गई, तो 500 के अब कैसे फैक्टर करेंगे हम, इन सब चीजों को सीखने के लिए अब हम इस मेथड को इख्तियार करते हैं। ठीक है, सभी नाजरीन से दरख्वास्त है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थोड़ा बहुत ताउन करें चैनल को बढ़ाने के लिए। ताउन का मतलब समझ रहे हो, कंट्रीब्यूशन। हटा देता हूं। चलो शुरू करते हैं। अब मान लो हमने 15 ही लिखा था। ठीक है, 15 ही लिखा था, तो 15 के अगर मैं फैक्टर करूं तो मैं एक चीज देखता हूं 15 के मैं फैक्टर करूं तो मैं डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूं, 3 और 5 इसके फैक्टर है, मैं यही कर रहा हूं बस। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट, अभी इसका आंसर हमें पता है 4 फैक्टर है इसके टोटल। ठीक है, इसमें सम कितने हैं, विषम कितने हैं, अभाज्य कितने हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं 15 के फैक्टर 3 और 5। ठीक है, एक को हम अभी नहीं लिख रहे हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, 3 की घात पावर मतलब 1 है यहाँ पे, और 5 की पावर भी 1 ही है। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर मैं लिखूं डायरेक्ट, इसकी कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो जो ये पावर है ना इसकी, ये वाली पावर 1, तो इस पावर में 1 और जोड़ के, और दूसरी वाली पावर 1, इसमें भी 1 और जोड़ के, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 मतलब 4 आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक जनरल टर्म्स में लिख देता हूं। जनरल टर्म्स में क्या होगा जरा इसको देख लेते हैं। हटा देता हूं मैं यहां से। देखो, मान लो कोई भी संख्या है, कोई नंबर है n,
ठीक है, n कोई नंबर है, ठीक है, इस n नंबर के मैंने गुणनखंड करे, ठीक है, n नंबर के, ये बात बड़े ध्यान से समझना, एक नंबर है n, वो कुछ भी हो सकता है, 500, 1000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, n एक नंबर है, मैंने इसके गुणनखंड करे तो मुझे a की पावर p, ठीक है, a की पावर p मिला, गुणा b की पावर q मिला, गुणा और c की पावर r मिला, ठीक है। अब ये बात समझना जरा, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, ठीक है, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो ए बी और सी ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ए बी और सी अभाज्य संख्याएं हैं, और पी क्यू आर क्या है जरा बात करते हैं। तो पी क्यू आर इनकी घात है, इनकी पावर है, ठीक है, घातांक है, घातांक क्या है, घातांक और करणी हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, घात घातांक करणी, यहां पे समझ लेते हैं ये घातांक है, ठीक है, पी क्यू आर क्या है, घातांक है। क्लियर हो गई इतनी बात। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लेते हैं, एक की पावर पी में अगर हम बात करें तो ये घातांक करणी का कंसेप्ट है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ए यहाँ पे बेस होता है, बेस मतलब आधार, और पी यहाँ पे जो पी है, आधार जो है वो ए है, और जो घातांक है वो पी है, और जो पूरी ए की पावर पी है ये घात हो जाती है, ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को घात बोलते हैं। ये पूरा घात हो गया, ये ए आधार हो गया और पी घातांक हो गया। इतनी बात समझ आ गई है। घातांक करणी का कंसेप्ट है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं, पी क्यू आर क्या है, घातांक है, ए बी सी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे मैंने मान ली जो ए है, ए ऐसे मैंने मान लिया कि इनमें से ए जो है वो सम अभाज्य संख्या है, यानी कि ए सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या एक ही ऐसी है जो सम है वो दो होती है, वो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो बेहतर समझ में आएंगी, और अगर बीच बीच से पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सम अभाज्य संख्या है। इतनी बात समझ आ गई है। अब देखो जरा ध्यान से, तो मैं अगर इसमें ये बोल दूं यहाँ पे, अब इससे रिजल्ट निकलता क्या है, ठीक है, रिजल्ट क्या निकल कर आता है, ठीक है, इसका मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। रिजल्ट ये है, अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर मुझे बताने हैं तो जो ये पी क्यू आर पावर है बस इनको ही देख लेना। हमने क्या करना है, पी क्यू आर पावर जो है उसको देख लेना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो ये पावर है ना पी क्यू आर, बस इसको हम ऐड कर देते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंडों की, कुल की, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में तुम्हारे एज इट इज पूछ लिया जाएगा, चाहे तुम हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम दो या हाई कोर्ट स्टेनो का एग्जाम दो या कोई भी लोअर एग्जाम अगर हम देते हैं उसमें एज इट इज क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया जाता है। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। ये जो पावर हमने लिखी हुई है ना पी, इसमें बस एक जोड़ना है, पी प्लस वन गुणा करना है, गुणा क्यू प्लस वन और आर प्लस वन, ठीक है, पी प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन, ये कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अगला जो हमारे पास है सम गुणनखंडों की संख्या, इनमें भी कभी कभी पूछ लेता, सम गुणनखंडों की संख्या भी बता दो कितनी होगी। सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो ये वाली पावर है ना पी वाली, बस ये अकेले ऐसे ही रहने देना है। अगला क्यू प्लस वन करना है और आर प्लस वन करना है। प्लस वन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक भी और होता है, एक को हम काउंट और करते हैं गुणनखंड में, ठीक है। अगला विषम गुणनखंडों की संख्या की अगर हम बात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या, इसकी अगर हम बात करें तो देखो विषम कब बनेगा। विषम में हमने पी को क्या माना, ए को क्या माना था, हमने ए को दो माना था, सम अभाज्य संख्या मानी थी। अगर मैं दो की गुणा तीन में करता हूं ना तो तीन दूनी छह, तो ये तो सम ही बना देगा,
दो की गुणा तुम किसी में भी कर दो, किसी भी विषम संख्या में कर दो, वो सम बना देगा उसको। सम और विषम की गुणा करके हमेशा क्या आता है, सम और विषम की गुणा करके हमेशा कितना आता है, सम ही आता है। तो 2 की अगर मैं 5 में गुणा करूं तो ये आ जाएगा 10। 2 की गुणा अगर मैं 5 में करूं, 2 की गुणा 5 में करा तो 10 आ गया। 10 भी एक सम है, ठीक है। तो अगर इसकी गुणा अगर मैं किसी भी संख्या में करूं तो वो फिर सम आ जाएगा, और सम हमें लाना नहीं, हमने तो विषम लाना है, और अगर विषम लाना है तो हमने इसको हटाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, और मैं अगर इसको हटाऊंगा तो ये तो फिर पूरा हट जाएगा, तो q+1 बचेगा, q+1 और r+1, ठीक है। ये विषम गुणनखंडों की संख्या है। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, देख लो। n एक संख्या है, n कोई भी संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, इसके मैंने जब गुणनखंड किए तो वो a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, p q r का मान कुछ भी हो सकता है। a b c अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया है। अभाज्य संख्या क्या होता है, a b और c की अगर हम बात करें तो a b c अभाज्य संख्या है, मतलब वो अपने आप से कटेंगी सिर्फ और सिर्फ। पी क्यू आर घातांक है इनके, ए बी सी के, और ए हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ए जो है सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। ए मतलब 2 है, हमने यहाँ मान लिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर वो पूछते हैं तो जो भी वो पावर होती है बस उनको ऐड कर दो, अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर वो पूछता है तो p+1, q+1, r+1 और सबका मल्टीप्लाई करना है। अगला सम गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो बस केवल p रहना है, 1 नहीं लेना उसमें, ठीक है, 1 नहीं लेना, केवल p रहना है। देखो सम का मतलब हो गया, सम का मतलब हो गया कि 1 जो है वो सम नहीं है, 1 विषम है, इसलिए उसको हटा देते। इसलिए हमने क्या किया, केवल p रहने दिया यहाँ पे, p इंटू q+1 r+1, ठीक होगी इतनी बात। विषम की अगर हम बात करें, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सम हटा दो, बस सम हटा दिया हमने, इसको सम माना था, इसको हटा दो बस, q+1 r+1 हो गया। एक दो क्वेश्चन से हम इस बात को समझते हैं तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। हटा देता हूं। ठीक है, सवाल ये है हमारे पास, कुछ भी हमने एक संख्या ले ली मैंने, ठीक है, 100 ले लेता हूं मैं, एक संख्या मैंने 100 ले ली, ठीक है। 100 के अब हमें चारों क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। चारों क्वेश्चन कौन कौन से वो अभी मैं बताऊंगा। 100 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 100 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 25, 25 चौका 100 ही होते हैं हमने। लेकिन 4 और 25 की अगर हम बात करें तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, हमने अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 25 को लिख सकता हूं 5 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो a बराबर हमें 2 मिल गया और b बराबर 5 मिल गया, ठीक है। a की पावर p, b की पावर q, ये लिखा था ना हमने, a 2 b 5 मिल गया। p की बात अगर हम करें तो ये 2 और q की बात करें तो ये भी 2 ही है, ठीक है। अब हमें सारी चीजें मिल गई हैं। r इसमें है नहीं, c इसमें नहीं है तो r भी नहीं है। अगर c और होता तो r भी होता, ठीक है। वो अभी हम धीरे धीरे करेंगे बात। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहला सवाल इसका ये है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जो पावर है बस उसको ऐड कर लो, 2 + 2, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 4 हो गई, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल की पूछी है तो p+1 का मतलब हो गया 2 + 1, पिछली उसमें देखना जरा जाकर, p+1 यानी कि 2 + 1 गुणा q+1 मतलब 2 + 1, टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3, और 3 टोटल कितना हो गया 9। तो कुल गुणनखंडों की संख्या 100 के जो कुल गुणनखंड बने हैं वो कौन कितने हैं, वो 9 है। 100 के जो कुल गुणनखंड बने हैं वो 9 गुणनखंड बने हैं। अभी कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरे की बात करें, हम थर्ड की बात करें, तीसरे की क्वेश्चन था हमारे पास, सम गुणनखंडों की संख्या भी बता दो भैया, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम में हमने इस वाले को p को तो बस ऐसे ही रहने दिया और उसको q+1 करा हमने, यानी कि 2 + 1, 2 और 1 3, दूनी कितना आ गया 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई है। अब आगे हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो कुल तो 9 है, सम 6 है, तो बाकी के बचे विषम है, ऐसे कर सकते हो, या फिर हमें पता ही है क्या कर लेंगे हम, इस वाले को तो हटाई दो, p को, a की पावर वाले को हटा दो, बस इस वाले को q+1 करके लिख दिया मैंने, 2 + 1 = 3 आ गया।
या फिर ऐसे कर सकते हो भैया कुल 9 है, 6 तो आ गए सम, तो विषम 3 हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, और देख लेते हैं 2-4 सवाल और करके। देखो एक सवाल मैंने ले लिया, $150 ले लेता हूं, इसमें 3 भी आ गया। ठीक है, 2 चीजें आ गई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 गुणा 10। फैक्टर जल्दी से हम कैसे करेंगे, पहले हम 0 का अलग कर लो, 15 गुणा 10 हो गया। 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, और 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5। ये हो गया टोटल फैक्टर। 15 को 3 गुणा 5 और 10 को मैंने 2 गुणा 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये तो 2 और एक 3 और एक 4 पावर जुड़ जाएंगी। यहाँ पे A B C तो ये रहे, P बराबर 1 है, Q बराबर भी 1 ही है, 3 की घात 1 ही है, और 5 यानी कि R बराबर 2 है। PQR मिल गए हमें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो तो डायरेक्ट जोड़ दो, 1 + 1 + 2 बराबर 4 आ गया। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या P+1 करना हमने, P+1, Q+1 करना हमने, और R+1 करना। ये होते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या मल्टीप्लाई में। 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। कुल गुणनखंडों की संख्या 12 आ गई। सम गुणनखंडों की संख्या, सम की अगर हम बात करें, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, तो इसकी जो पावर है हमारी P बस ऐसे ही रहने दो, बाकी Q+1 और R+1 यही होता है। P कितना है यहाँ पे 1 है, Q+1 यानी कि 1 + 1 2, और R+1 मतलब 3, 3 दूनी कितना हो गया टोटल 6। आगे बात कर लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड में बस इस वाले को हटा दो, सम वाले को, भाई इस वाले को हटा दो, सम जो भी है, बस इसको अगर हटाएंगे तो ये बचे बस, तो Q+1 इंटू में R+1। Q कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, इंटू में 2 और 1 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। या इसको ऐसे भी कर सकते थे भैया, कुल अगर 12 हैं और सम 6 आ गए तो बाकी के बचे हुए तो विषम ही होंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, 1-2 सवाल और ले लेते हैं, बड़े से सवाल ले लेते हैं। ठीक है, 500 का करके देखते हैं। आसान ही है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो देख लेते हैं 500 की अगर हम बात करें। ठीक है, 500 की नहीं कर रहे हैं, और कुछ ले लेते हैं, 3 उन भी आना चाहिए उसमें। 1500 की बात कर रहे हैं, 1500 के गुणनखंड हमें बताने कितने होंगे। ठीक है, इन चार तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, विषम गुणनखंडों की, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा। तो अभाज्य के लिए जो भी पावर आएंगी बस उनको तो ऐड करना सीधा सीधा, P + Q + R। ठीक है, कुल के लिए P+1 गुणा Q+1 गुणा R+1 करना है। सम के लिए P को ऐसे ही रहने देना, उसमें +1 नहीं करना, Q+1 R+1। और विषम के लिए तो P हटा ही दो, बस P को दफा कर दो, Q+1 R+1 हो जाएगा। ठीक है, 1500 की अगर हम बात करें, 15 गुणा 100। ठीक है, 15 की अगर हम बात करें तो 3 गुणा 5। 100 की अगर हम बात करें तो 2500 का 100, 4 गुणा 25। और हम इसको अगर फैक्टराइज करें, देखो 4 को तो लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्रम में लिख रहे हैं 2 3 5 ऐसे करके हम लिख रहे हैं। 3 की पावर कितना 1 गुणा, और 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। अब हमें P मिला 2, Q मिला 1 और R मिला 3। ठीक है, A B C
अभाज्य गुणनखंड है, बिल्कुल अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 3 भी और 5 भी अभाज्य, इसलिए अभाज्य होना बड़ा जरूरी है। सीजीएल मेंस में ये सवाल आया हुआ था, उसने 4 की पावर में लिख रखा था और जल्दबाजी में 4 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य 2 है। ये बात समझना जरा, जल्दबाजी में गलती हम करके आ जाते हैं। सवाल करेंगे अभी और, जैसे कि ये 4 है तो वो ऐसे भी दे सकता है, इसको अभी हम करेंगे एक सवाल लेके, ठीक है, जो सीजीएल मेंस में आया था 2017 के पेपर में, देख लेना जाके, किसी न किसी साइड में मिल जाएगा। 4 की पावर में था, उसने पूछ रखा था, है ना, 49 भी था आंसर और 98 भी था, ठीक है। तो ये बात देख लेना, 46 शायद 46 ऑप्शन में था कि 92 ऐसे कुछ था ऑप्शन, देखना जाके। तो ये बात ध्यान से देखना, ए बी और सी अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से आंसर कर देते हैं। P का मान 2, Q का मान 1 और R का मान 3 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो डायरेक्ट जोड़ दो, 2 और 1 3 और 3 कितना हो गया 6। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या +1 +1 +1 कर लो, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2 गुणा 3 और 1 4, 4 × 12 दूनी 24, कुल गुणनखंडों की संख्या 24 हो गई। 1500 के कुल जो गुणनखंड है वो कितने हैं 24 हैं। सम गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो बस P को ऐसे ही रहने देना, 2 गुणा बाकी सबको 1 1 ऐड करके 2 गुणा 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 16। विषम गुणनखंडों की संख्या टोटल 24 है और सम 16 है, तो बचे 8। फिर भी हम कर लेते हैं अपने उस तरीके से, वैसे इसको हटा दो, सम वाले को हटा दो, जब सम वाले को हटा दोगे तो विषम ही तो बचेगा। ये सम है 2, तो सम वाले को अगर हटा दे तो विषम बचेगा। 1 और 1 2 हो गया गुणा 3 और 1 4 हो गया, 4 दूनी 8। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ गए होंगे, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक सवाल और आगे। इसी तरह का एक सवाल था जो सीजीएल मेंस में पूछा था, जल्दबाजी में आता है लेकिन जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। सवाल ये था, कुछ इस तरह का ही था, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। 5 की पावर कुछ दे रखा उसने, 4 लिख लो, गुणा 4 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, ठीक है, ऐसे कुछ लिख रखा था सवाल, ठीक है। चलो इसी के बता देते हैं। हमें इसमें बताना कुल गुणनखंडों की संख्या, उसने क्वेश्चन पूछा था कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमारे पास ऑप्शन होता है जल्दी से, देखो 5 देखा हमने, 7 देखा, तो 4 पे इतनी जल्दी से नजर गई नहीं है, ठीक है, नहीं गई है तो हम क्या करेंगे, बस इन्हीं को P Q R मान लेंगे। P की वैल्यू 4 और 1 5 हो जाएगा, गुणा 4 और 1 5 गुणा 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 3, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 इसका आंसर, जो कि गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 5 और 7 देख के हमें 4 पे इतनी जल्दी ध्यान जाएगा नहीं। एक बात और समझनी, क्या भैया ये जो होती है ना, ये संख्याएं जो होती है ABC, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 तो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको हमने 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, इसी बात को सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 4 को तुम लिख सकते हो 2 की घात 2 और उसकी भी घात 3, ये है एक्चुअल में लिखा हुआ। 2 की घात 2 मतलब 4, 4 की घात 3 है, ये लिखा हुआ एक्चुअल में। ये 5 की घात 4 और गुणा 7 की घात 2, ये है वो सवाल। जल्दबाजी में हम ये गलत करके आ जाएंगे और ऑप्शन जरूर होगा, बिल्कुल ये बात जरूर ध्यान रखना है। A B और C अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसको। अब हम करेंगे तो अब देखना जरा, 2 की पावर में जब लिखोगे तो A की पावर m और उसकी भी n, ये घातांक करने का कंसेप्ट है, तो ये होता है A की पावर m इंटू n, m गुणा n हो जाता है। तो 2 की पावर 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, गुणा 5 की घात 4 और गुणा 7 की घात 2। अब बनेगा सवाल, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या है, तो अब हम करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए, अब हम करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं हम देखें तो 6 और 1 7 यहाँ करेंगे हम, गुणा 4 और 1 5 यहाँ करेंगे और 2 और 1 3 यहाँ करेंगे, ठीक है। अब ये आएगा आपके पास 5 या 15, 15 7
105। अब इसका आंसर ये आएगा 105, ये इसका आंसर होगा। ये बात जरा बड़े ध्यान से देखते हुए चलना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है। अभाज्य होनी चाहिए, ए बी और सी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात, इससे ज़्यादा और कोई सवाल इसमें बनेगा नहीं, ठीक है। इतना ही बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। 2 4 5 बार देखना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक बार देखोगे तो समझ में आएंगे। फिर अपने आप से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।